भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप के जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है। वायुसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में 3 से 4 राफेल लड़ाकू के विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फ्रांस से 3 से 4 राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप नवंबर के पहले हफ्ते में भारत पहुंच जाएगी। दूसरी खेप को जल्द भारत लाने की तैयारी चल रही है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का एक दल राफेल परियोजना की समीक्षा करने के लिए फ्रांस पहुंच चुका है। इन विमानों के शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास 8 से 9 राफेल विमान हो जाएंगे। सीमा पर तनाव की स्थितियों को देखते हुए दूसरी खेप में आ रहे राफेल विमानों को भी जल्द ही तैनात किया जाएगा। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा विवाद का तनाव अपने चरम पर है और चीन के साथ ताइवान की भी तनातनी जारी है, ऐसे में ताइवान का भारत के लिए प्यार कई बार दिखा है। इस कड़ी में ताइवान के राष्ट्रपति त्याई इंग वैन ने भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम का इजहार किया। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें भारतीय खाना, चाय और यहां के जीवंतता से भरी जिंदगी बहुत ही पसंद है। ताइवान के राष्ट्रपति को भारतीय व्यंजन कितने पसंद है और इसमें भी कौन सा व्यंजन उनका सबसे पसंदीदा है जिसे खाने के लिए वे अक्सर भारतीय रेस्टोरेंट का रुख करती हैं, उसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज है, लेकिन इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उससे युवाओं की चिंताएं बढ़ सकती है। दरअसल सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन के लिए पहले वैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या उच्चतम जोखिम वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि पहले बुजुर्ग और अन्य कमजोर समूहों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आजाद ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुलाम नबी आजाद होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने और अन्य एहतियात बरतने की सलाह दी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आजाद ने ट्वीट किया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं अब होम क्वारंटीन हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए वे प्रोटोकॉल का पालन करें। जम्मू कश्मीर में गुपकार समूह बनाने को लेकर पूरे देश भर में सियासत गरमाई हुई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने भी इस पर बयान दिया है। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। सीधा आप पपेट्स ऑफ पाकिस्तान कह दें तो इससे देश का भला भी नहीं होता और कोई प्रॉब्लम भी हल नहीं होती है। और ये तो अपोजिशन की यूनिटी जो है ये तो सरकार ने अपने आप ही क्रिएट कर दी। जो हवा है वो सब के सब जो एक दूसरे के साथ लड़ते थे अब इकट्ठे होके भारत को परेशानी करेंगे। सर फारूक अब्दुल्ला जी ने भी इसको लेकर स्टेटमेंट दिया हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि संवैधानिक लड़ाई है और उन्होंने पीपल्स अलायंस तैयार की है। उससे वो संवैधानिक रेस्टोरेशन चाहते हैं जो पहले था। अब ये देखते हैं कि इसके बारे में जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होती जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो चुकी है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर पूजा की। पुणे में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के बारामती इलाके में स्थित नीरा और क्वाहां नदियों ने अपने सीमावर्ती गांवों को पानी में डुबो दिया।
एनडीआरएफ की टीमें लगातार इन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 3000 लोगों को अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू किया गया। इधर पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले रही। इसके अलावा आपको बता दें, गुरुवार शाम को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड़ के अलावा बारामती में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। कोरोना वायरस को लेकर आए दिन कुछ न कुछ रिसर्च सामने आ रहे हैं। ठंड के मौसम में कोरोना वायरस को लेकर कई स्टडीज की जा चुकी है, लेकिन एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिर सर्दियों में कोरोना क्यों एक बार फिर तेजी से फैल सकता है। रिसर्च के अनुसार गर्मियों में एरोसोल के छोटे कणों की वजह से संक्रमण फैल रहा था, वहीं जबकि सर्दियों में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के सीधे संपर्क में आने से एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि इस साल सितंबर में दिल्ली में मौसम संबंधी स्थिति पिछले साल सितंबर की तुलना में प्रदूषकों के फैलाव के लिए बेहद ही प्रतिकूल है। बोर्ड ने कहा कि यह प्रदूषण की उच्च दर का संकेत है। सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत ने कहा कि 1 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच PM10 की सांद्रता पिछले साल इसी अवधि की तुलना में अधिक है। सोर्सेस जो इमिशंस हैं, लोकल सोर्सेज विल कंट्रीब्यूट, देयर कुड बी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन अगेन मीटेरोलॉजी, एंड द थर्ड फैक्टर इटसेल्फ इज ऑल्सो द मीटेरोलॉजी, एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू डिस्पर्स द पोल्यूटेंट्स। एक छोटी सी एनालिसिस यहाँ पे है जो सितंबर अक्टूबर के, एज आई सेड वी कंटिन्यूसली लुक एट द डेटा टू गाइड अवर एक्शंस। 2019 और 2020 में हमने सितंबर और अक्टूबर में देखा कि नंबर ऑफ, आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2020 के सितंबर अक्टूबर में PM10 PM2.5 के कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा थे बजाय 2000। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का मजबूत किला है। साथियों, भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें भी हमारे FPOs की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करें। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते जा रहे हैं।
बिहार में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार चुके चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। चिराग ने कहा कि बिहार को और बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। नीतीश कुमार के नेतृत्व को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय आ चुका है। दस तारीख दूर नहीं है, मुझे लगता है 10 तारीख को सामने ही प्रत्यक्ष रूप से परिणाम होंगे, तो इसलिए अभी आंकलन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, ये उनका आखिरी कार्यकाल है। इस बात को लेकर मुझे 1% का डाउट नहीं है, दोबारा वो मुख्यमंत्री प्रदेश के नहीं बने। हरियाणा के पंचकुला में नवरात्र पर मनसा देवी मंदिर में बिना ई पास के किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी किए गए। माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र में 17 से 25 अक्टूबर तक दर्शन के लिए प्रतिदिन 11,000 पास बनाए जाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर सावधानियां बरती जा रही है। सभी को दर्शन के लिए पास बनवाना होगा। किसी भी प्रकार से सामाजिक दूरी का सभी को पालन करना होगा। देश में कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में इस बार त्योहारों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव दिखाई देगा। महामारी के कारण पहली बार गुजरात में गरबा नहीं होगा और त्योहार का रंग फीका नजर आएगा। एसओपी में कोविड-19 से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए। कलाकारों और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को एक वैध कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगा। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रेफ्रिजरेटर के साथ एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार ने ऐसा गैर आवश्यक सामान के आयात में कमी लाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि रेफ्रिजरेटर के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति संशोधित की गई। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया, तो साथ ही ये टायर, टीवी सेट और अगरबत्ती जैसे उत्पादों की सूची में शामिल हो गए, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एशिया के प्रमुख अनाज मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मार्केटिंग बोर्ड की फ्लाइंग टीम पूरे दलबल के साथ दोनों मंडियों में पहुंची और किसानों की आई धान की ढेरियों का H1 रजिस्टर से मिलान करने लगी। फ्लाइंग में 2 दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। टीम ने धान की खरीद का जायजा लिया और खरीदी गई धान के उठान की जानकारी हासिल की। दिया है जिसको मैंने आज समाधान करने का प्रयास किया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ और मार्केट कमेटी के सभी अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो हर तरह से उनको सहयोग करेंगे और जो उनका आपसी एक तालमेल होना चाहिए ताकि एक सिस्टम ऑफ पेमेंट विद इन 72 आवर्स वो सही चल सके। जितनी भी गवर्नमेंट भूमि है उसमें अगर उपायुक्त बताते हैं कि ये भूमि भी हमने लीज की हुई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है और इस दौरान आज प्रदेश भर में 17 किसान संगठनों के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 19 अक्टूबर से पूरे हरियाणा में तीनों काले कानूनों के विरोध में प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा संगठनों के पदाधिकारियों और किसानों की टीम बनाई जाएगी जो गांव-गांव जाकर इन काले कानूनों के प्रति किसानों को जागरूक करेगी। सर ऐसा है, हमारे 17 संगठनों की मीटिंग, उनके प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी जो है वो सारे आए हुए थे और अलग से 1.5-2 घंटा मीटिंग हमारी चली है और अच्छे तरीके से बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है कि पहले तो कल ही 16 तारीख को करनाल के अंदर सीएम सिटी के अंदर धरना शुरू करवा दिया जाएगा। सुबह ही आज प्रिपेयर हो गए, सारी तैयारी हो गई है, कल से सीएम सिटी में धरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और 19 तारीख से हमें एक जत्था चलेगा यहाँ से और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज
जाएगा। जिला पहले यहाँ सिरसा से फिर फतेहाबाद फिर हिसार, इस तरह से, और आगे जिला वाइज प्रोग्राम करते चलेंगे, जो लोगों को बताएंगे कि भाई ये पीपली में भी मतलब लाठियाँ मारी गई किसानों के, यहाँ भी 6 तारीख को लाठियाँ मारी गई, असुर कैसे गोले छोड़े गए इनके विरोध में कि भैया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं पंजाब में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे लाइन पर डटे हुए हैं, जिसके चलते पंजाब जाने वाली ट्रेनें लगातार रद्द करनी पड़ रही है। अगर ऐसे में अंबाला से पंजाब जाने वाले लोग अपना सफर ट्रेन के जरिए करने की सोच रहे हैं, तो यह ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अंबाला से होकर पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। किसान एजिटेशन के चलते हुए जो कि 20 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है, जो नई गाड़ियां चलनी थी वो सभी अभी कैंसिल कर दी गई हैं 20 तारीख तक, जिनमें शताब्दी, वंदे भारत और आपकी ये जम्मू वाली गाड़ी थी, इन सबको अभी 20 तारीख तक पोस्टपोन कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वो नई ट्रेन चलाई जाएगी त्योहारों को, जैसे आगे त्यौहार आने वाले हैं? अभी इसमें एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं अवेलेबल हैं मेरे पास। शॉर्टली कुछ गाड़ियां अनाउंस की गई हैं कि जो फेस्टिव रश में चलाई जाएंगी। अब इसके अभी तक एजिटेशन की वजह से उनका जो
कब से चालू होंगी ये तो उधर पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 2 बेअदबियों के मामले में पकड़े गए आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी हुई। पिछली बार पेशी के समय हुए हंगामे को देखते हुए आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई। अदालत ने 7 दिन का रिमांड मंजूर किया है। वहीं एसजीपीसी सदस्य करनैल सिंह पंजौली ने एसजीपीसी की तरफ से आरोपी के खिलाफ हर तरह के केस लड़ने का खर्च उठाने की बात कही है। केस है घटना बहुत दुखदायक बहुत माड़ी ने कल्ले सिखां दे नहीं बल्कि हर मनुख दा हिरदा बुलंद रहा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ की धार्मिक नुमाइंदा जथेबंदी है, उसकी पहली ड्यूटी है शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब के सन्मान सत्कार नूं कायम रखना। दूजी ड्यूटी गुरमत का प्रचार ते मनमत का प्रहार करना। ये जो केस वापरिया घटना वापरी है जिस बंदे ने पाप किया उसके खिलाफ जिन्नी भी लड़ाई जड़ी है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर तरह नालों। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा पर गत दिनों हुआ जानलेवा हमला एक साजिश और राजनीति से पूरी तरह प्रेरित था, जिसे मौजूदा सरकार की शह पर करवाया गया। ये तमाम बातें मोहाली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधान पर जानलेवा हमला करवाना और उनके वाहन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करना बहुत ही घटिया काम है और उम्मीद नहीं थी कि सरकार यहां तक उतर आएगी। इस दौरान उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। किसान साढ़े नालाम जब इन्हों चलना हो जाएगा ना, ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक किसान सानू वोटां पाउणगे मतलब बिजली दा असि इन्हां नाल लेके चलांगे। बिजली दा बिजली दे बहुत बड़ा क्राइसिस पंजाब दे विच अज दी डेट च है जी। थर्मल प्लांट कैप्टन साहब ने बंद कीते हैं, असीं तक बंद कीते तां नवें भी लाते सीगे ते हुण थर्मल प्लांट चलन ते ही नहीं दे रहे। रास्ता रोक के बैठ गए, जब कोला ही नहीं आऊगा थर्मल प्लांट कितने चलाएंगे? जब कोला नहीं आऊगा, तेल नहीं आऊगा, ना फर्टिलाइजर प्लांट चलने तो ना। और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, राज्य के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा जो है वह बंद रहेगी। शुक्रवार की आधी रात से इंटरनेट सेवाएं निरस्त की जा रही हैं। यह बड़ी जानकारी दे दे, गुर्जर आंदोलन की आहट के चलते इस तरह का निर्णय लिया गया है। शनिवार को यहां गुर्जर महापंचायत का आयोजन होने वाला है और सुरक्षा कारणों से सरकार ने यह फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा जो है वह बंद रहेगी। शुक्रवार की आधी रात से इंटरनेट सेवाएं निरस्त की जा रही हैं। गुर्जर आंदोलन की आहट के चलते यह बड़ा फैसला राजस्थान सरकार की ओर से लिया जा रहा है। आपको बता दें, यहां गुर्जर महापंचायत का कार्यक्रम होने वाला है और सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पीसी कर कहा कि दुमका और बेरमो का उपचुनाव राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है और यह सरकार स्वतः चली जाएगी। गुरुवार को एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका की जनता के साथ न्याय नहीं किया और हेमंत सोरेन को इसका जवाब जनता इस उपचुनाव में देने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और जो चुनाव में हमारा संकल्प पत्र होता है तो वो संकल्प पत्र हम वही करते हैं जो चीज़ वो उसमें रहता है जो हम कर सकते हैं, और उस संकल्प पत्र के आधार पर एक एक ये हमारी प्राथमिकता होती है। जैसे ही चुनाव के बाद सरकार बनी, एक एक कर उसको
जो संकल्प पत्र है, जो उसमें दर्शाया गया है, उस पर हम अमल। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पराली जलाए जाने को रोकने के लिए निगरानी समिति के तौर पर पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की नियुक्ति की है। आपको बता दें, न्यायाधीश लोकुर शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को उन खेतों की निगरानी में लोकुर समिति की मदद करने का निर्देश दिया जिनमें पराली जलाई जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में पैनल की मदद रखने के लिए एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की तैनाती की जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा मामले पंजाब से सामने आए। ताजा मामला पंजाब के अमृतसर में घारी मंडी गांव से सामने आया, जहां पर किसान लगातार अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। पराली जलाने के मामले में एक किसान ने बताया कि सरकार ने हमें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया, इसीलिए पराली जलाना हमारी मजबूरी है। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। तो किसान ने कहा कि पराली जलाना हमारी मजबूरी है। आपको बता दें, पंजाब में पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब में ये मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब के अमृतसर के घारी मंडी गांव से सामने आया। वहीं हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वाटर अथॉरिटी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके पहले सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के निर्णय ही मान्य होते थे। इसके अलावा सीटीयू के बसें अब पंचकुला में मुफ्त चलेगी, टैक्स नहीं दिया जाएगा। वहीं हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई है। मित्रों, आज कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई है और उस कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं, जो प्रमुख निर्णय है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक हमने वाटर अथॉरिटी हरियाणा जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन विनियम प्राधिकरण विधेयक 2020 के रूप में इसको स्वीकृति दी है, जिसके अंदर अलग से एक स्टेट वाटर अथॉरिटी रहेगी। खास करके जब पानी के बारे में जो अभी तक सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के जो निर्णय होते हैं, कई बार स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से सूट नहीं करते, हमारे एग्रीकल्चर को नहीं करते। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, फिरोजाबाद भाजपा मंडल उपाध्यक्ष को गोलियों से भूना गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, थोड़ी देर पहले फिरोजाबाद में अपनी दुकान पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्हें तुरंत आगरा के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से भाजपाइयों में रोष बना हुआ है और सभी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इलाके में भगदड़ मची हुई है। हालत गंभीर होने के कारण आगरा रेफर किया गया। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि अपाचे बाइक सवार 3 बदमाश आए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग से भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको तत्काल आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन आगरा के लिए ले जाते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की इस तरह से सरेआम हत्या से यहां
व्यापारियों में दहशत है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हत्या करने वाले कौन हैं और उन्होंने भाजपा नेता पर गोलियां क्यों चलाई, अभी इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब गुस्साए व्यापारियों ने वहां सड़क जाम कर दी है और भाजपा के सभी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल पा रही है, जहां पर भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भाजपा नेता दुकान पर बैठे हुए थे कि 3 बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर पहले की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर फिरोजाबाद में अपनी दुकान पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता हितेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद में दुकान पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी देर शाम की घटना है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस घटना को। फिरोजाबाद में अपराध निरंकुश होता जा रहा है। आज शाम को बीजेपी नेता के 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके गोली मार के घायल कर दिया था। आगरा ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जब आगरा हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों का फोर्स मौजूद है वहां पे और जांच में जुटा हुआ है फोर्स। जी हितेंद्र, जाहिर है कि भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की इस तरह से सरेआम हत्या कर देना व्यापारियों में कहीं न कहीं दहशत तो पैदा हो चुकी होगी। क्या तमाम अधिकारी जो हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं? जी, सभी वहां पे जमावड़ा लगा हुआ है, रोड को जाम कर दिया है, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और भाजपा के आज नामांकन भी था, उसको देखते हुए सारे नेता फिरोजाबाद में ही मौजूद थे। अब वहां पर देखा जाए तो मौके पर काफी भीड़ मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। अब जो नेता मांग कर रहे हैं वो बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी हितेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन हत्या करने वाले कौन हैं और उन्होंने भाजपा नेता पर गोलियां क्यों चलाई, क्या इसकी किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ पा रही है प्रारंभिक जांच में? अभी इस तरह की कोई जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये बदमाश कौन थे और हत्या करने के पीछे कारण क्या रहा है इनका। अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है हितेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम दर्शकों को जानकारी दे दें, गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें फिरोजाबाद में भाजपा नेता की हत्या हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेटे की चाहत में गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करवाने वाले जरा सावधान हो जाएं। ऐसा करवाना यूं तो कानूनन अपराध है, लेकिन कहीं आप अपनी इस चाहत के चक्कर में सच में अपना बेटा ना गवा दे। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे ही भ्रूण लिंग जांच करने वाले लोगों को काबू किया है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। ये लोग गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाकर यूं ही गर्भ में बेटे या बेटी होने की बात कह देते थे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि गर्भ में अगर लड़का भी होता था तो ये लड़की बताकर अबॉर्शन करवा देते थे। आज स्वास्थ्य विभाग ने 2 लोगों को काबू किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अंबाला में कुछ लोग घरों में जाकर लिंग भ्रूण जांच करते हैं, लड़का लड़की बताते हैं। उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने आज अपनी टीम तैयार करी, जिस टीम में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में और सिविल सर्जन साहब के एबल गाइडेंस के अंदर ये टीम तैयारी करी गई। और इस टीम ने उस इन्फॉर्मर के बताई हुई जगह पर हमने पीछा किया, अपनी डिक्वाई प्रेग्नेंट लेडी को भेजा।
उसको फॉलो करते करते हमारी ये डील जो थी 25,000 में फिक्स हुई थी, जिसमें से फॉलो करते करते हमें एक बताया गया। कोरोना काल में पहाड़ों के मौसम और पर्यावरण को मिली शुद्धता को अब ग्रहण लगने लगा है। अनलॉक फेज में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर आने के साथ फिर प्रदूषण की वापसी हो रही है। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से कई शहर दूषित हो रहे हैं, जिससे शिमला समेत प्रदेश के कई जिले प्रभावित हो रहे हैं और कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के किशनगंज में बहादुरगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 की जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बना लिया है। नगर पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक सरकार की 7 निश्चय योजना का कार्य केवल कागज में ही पूरा किया गया। बहादुरगंज मुख्य बाजार स्थित 9 नंबर वार्ड के लोगों का कहना है कि आज तक हमारे वार्ड पार्षद पवन कुमार अग्रवाल वार्ड का हाल जानने नहीं आए। हम लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी बसर करते हैं। 9 नंबर वार्ड में इस मोहल्ले का मैं बात कर रहा हूँ। इस मोहल्ले में 930 है, 930 वोटर है। इसमें हम लोग सोच दिए क्या इसमें फिर रोड बनेगा तब वोट देंगे। रोड और नाला दोनों बनेगा तब। नाला बन जाएगा तो इतना परेशानी नहीं है, रोड भी बन जाएगा इतना परेशानी। इसी गली में सिर्फ 9 नंबर वार्ड में सब जगह तो बन गया। 9 नंबर वार्ड में क्या दुश्मनी है आदमी से क्या पता नहीं। वहीं बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में बिस्फी थाना और औंसी ओपी थाना क्षेत्र, पतौना ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सघन वाहन जांच अभियान की गति तेज हो गई। वहीं प्रखंड क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भय मुक्त होकर मतदान करने के लिए अपील की गई। वहीं बिहार के भागलपुर के कहलगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे, जिन्होंने अपने अंदाज में सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि किसी भी तरह का कारखाना बिहार में नहीं है, जो है वे लालू के शासनकाल के हैं। पहले भी डेयरी उद्योग फल फूल रहा था, आज भी रेल मंत्री के कार्यकाल के कारखाना लगा है। नीतीश कह रहे हैं कि उनके पास जमीन नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी शोभानंद मुकेश के बारे में उन्होंने कहा कि वे नई ऊर्जा से लवरेज हैं। बिहार में 3 कारखाना के अलावा चौथा कारखाना कोई नहीं बोल सकता। पहला मैढ़ोरा का, परसा का चक्का कारखाना, मधेपुरा का रेलवे का कारखाना, इसके अलावा और कोई कारखाने नहीं लगे। साथ विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया। परमानेंट शिक्षकों की बहाली, सिपाहियों की बहाली निकलता था। अब चले जाइए तो हर जगह बहाली की प्रक्रिया ही नहीं पूरी हो पाती, धांधली वो नहीं हो पाती। वहीं यूपी के हापुड़ के थाना नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशुओं की चर्बी से घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पशुओं की चर्बी से घी बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शातिर अपराधी पशुओं की चर्बी से घी बनाने का काम किया करते थे और फिर उस घी को मार्केट में सप्लाई किया करते थे। पाया गया कि ये लोग जो हैं ये पशु चर्बी को जो देसी घी होता है या वनस्पति घी होता है या रिफाइंड होता है उसमें मिलावट कर इसमें जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। कितनी तो यहाँ किन लोगों के पास ये चर्बी बेगा करते थे? कौन? इसमें 3 लोग पकड़े गए। एक तो जिनका ट्रक था वो और उनका कंडक्टर, और साथ ही जो भंडारण कर रहे थे जहाँ पे जिनका गोदाम था उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या वो घी कुछ पता पड़ पाया कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे थे? ये अभी तो इसमें जानकारी करी जा रही है, लेकिन ये इसमें त्यौहार का जैसे सीजन आ रहा था तो इसमें अगल बगल के जनपदों में ये इसका
वहीं यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों में हुई कहासुनी के बाद मारपीट में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल मामला सहारनपुर के कैलाशपुर का है, जहां दो पड़ोसियों में पहले तो किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर एक बुजुर्ग व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आरोपी पक्ष फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। ये दागालेडी में गांव कैलाशपुर में दो पड़ोसी जो आसपास रहते हैं, किसी बात को लेकर उनके मध्य आज विवाद हुआ है और विवाद में एक पक्ष ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाया कि उनके परिवार के बुजुर्ग थे, जगदीश नाम के व्यक्ति, उनके साथ में मारपीट करी गई है और वो उनका देहांत हो गया है इसी के फलस्वरूप। इसमें पंचायतनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो तहरीर दी गई है उस पर साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मैनपुरी में अधिवक्ता को हत्या के आरोप में जेल भेजे जाने से वकीलों में नाराजगी दिखी। मैनपुरी में नाराज अधिवक्ताओं से डीएम ने मुलाकात की, तब कहीं डीएम ने नाराजगी जो है वह दूर की। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ताओं ने 2 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन किया और इसी बीच जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जिले के अधिवक्ता बार बार डीएम से नाराजगी की भावना जो है व्यक्त करते रहे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं से मुलाकात की और नाराजगी को समाप्त किया। यूपी के बाराबंकी में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले तो लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया, जिसमें लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले एक लड़का मेरी लड़की से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन उसके नाबालिग होने के चलते मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे परिवार को काफी परेशान किया और जबरदस्ती की, जिसके बाद हमने पुलिस में शिकायत दी और आरोपी पकड़े गए। पीड़ित के पिता ने बताया कि बीते 3 दिनों से उसका परिवार भूखा प्यासा है, हमारी कोई भी सुध नहीं ले रहा। दिनांक 14/10/2020 को थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ। भगवानपुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, औद्योगिक क्षेत्र शिनोरा गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में सोलानी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और राजस्व विभाग खनन माफिया लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो विभागीय अधिकारी ही ये करवा रहे हैं। यूपी के बदायूं में मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सरेरा वर्दी की मर्यादा को एक महिला कांस्टेबल के पति ने तार-तार कर दिया। पति ने वर्दीधारी अपनी पत्नी की लात घूंसों से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला सिपाही की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मामला थाना सिविल लाइन के सिंगलर गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास एक पति ने वर्दीधारी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते उसके पति ने वर्दीधारी महिला सिपाही की पिटाई कर दी। वहीं राजस्थान के सीकर में 23 दिन पहले मोहल्ला करीगरान स्थित बड़ा कब्रिस्तान में दफनाए गए मोहम्मद अल्ताफ के शव को आज कब्र से बाहर निकाला गया। चारों ओर से पर्दे से ढककर इसके बाद उसका पोस्टमार्टम मौके पर किया गया। एसडीएम गरिमा लाटा और उद्योग नगर थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे की उपस्थिति में पोस्टमार्टम परिजनों और 2 गवाहों की मौजूदगी में हुआ।
जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। आपको बता दें, नेहरू पार्क के पास रहने वाले अल्ताफ की 23 सितंबर को पीपलाली रोड स्थित सूर्यनगर के एक अपार्टमेंट से गिरने से मौत हुई थी, जिसे परिजनों ने हत्या बताते हुए जांच की मांग की थी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अपने ट्वीट में गुलाम नबी आजाद ने लिखा, मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं होम क्वारंटीन हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए वे प्रोटोकॉल का पालन करें। पंजाब के मानसा में 1 अक्टूबर से रेल लाइन जाम करके बैठे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दरअसल धरने में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, कंवर गरेवाल और हर्फ चीमा शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ लोग जागरूक हो चुके हैं, आने वाले दिनों में एक्शन भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है कि हमें इन कानूनों के खिलाफ सफलता मिले। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ यूनियन। वहीं चंडीगढ़ के मनीमाजरा से डॉक्टर दंपति के साथ आई केयरटेकर लड़की का शव पंखे से लटकता पाया गया। कुछ दिनों पहले एक लड़की केयरटेकर डॉक्टर दंपति के साथ उनके पुराने घर धारीवाल में आई हुई थी, जहां उसने शुक्रवार को खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है और उसे खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर दंपति का कहना है कि लड़की ने खुद आत्महत्या की है। इस मामले में थाना धारीवाल की पुलिस जांच कर रही है। कृषि बिलों के विरोध में हरियाणा सरकार की गठबंधन पार्टी जेजेपी के विधायक जोगीराम सेहाग ने सरकार को झटका दिया। बरवाला से जेजेपी विधायक को प्रदेश सरकार की तरफ से आवास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये पद लौटाने की हिसार स्थित निवास पर घोषणा की। हालांकि इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से नाराज नहीं है, बस कृषि बिलों के विरोध में खड़े हैं। जब तक सरकार किसानों के हितों के हिसाब से कृषि बिलों में फेरबदल नहीं करती, तब तक वो ऐसे किसी पद को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों कानून किसान और किसानी के खिलाफ हैं। हरियाणा में बीजेपी के ट्रैक्टर रैली में बीजेपी कार्यकर्ता के मौत के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए, जिसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस किसान की मौत हुई, सरकार को उसे मुआवजा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों पर निःशुल्क केस लड़ने की बात कही। आपको बता दें, 2 दिन पहले अंबाला के नारायणगढ़ में बीजेपी ने कृषि कानूनों को लेकर धन्यवाद रैली निकाली थी, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली को बीच रास्ते में रोक दिया। इसी दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो इस मामले में मृतक के परिवार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। देखिए, हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर हमारी तरफ से जितने भी झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ बनाए जाएंगे, हम सब अंबाला हो, नारायणगढ़ हो या कहीं भी हो, वहाँ जाके इनको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। और जहाँ तक ये 302 का एक मुकदमा है, इसको दर्ज कर लिया गया है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या होना चाहिए 302 के मुकदमे में, वो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अननेचुरल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है सबसे पहली बात।
दूसरी बात, कोई मोटिव नहीं है। वहीं यूपी के अयोध्या में इस बार सबसे बड़े रामलीला के मंचन की तैयारी की गई है, जिसे देश दुनिया में लाइव और सोशल चैनल के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस रामलीला में भगवान राम का किरदार निभा रहे सोनू और माता सीता के रूप में कविता जोशी दिखाई देंगी। वहीं बॉलीवुड के 15 कलाकार इस रामलीला में अलग अलग भूमिका में अपना किरदार निभाएंगे। इसके लिए वर्चुअल रामलीला की तैयारी पूरी कर ली गई है। राम सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार समेत अन्य लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। यूपी के जिले के प्रभारी और पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी इस रामलीला का उद्घाटन वैदिक रीति रिवाज से करेंगे। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला को वर्चुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसका डीडी नेशनल, डीडी भारती पर लाइव टेलीकास्ट होगा। यूपी के देवरिया विधानसभा का उपचुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। यहां एक और बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा ने अपना अपना उम्मीदवार मैदान पर उतार दिया है। वहीं दूसरी ओर देवरिया से विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद हो रहे इस उपचुनाव में टिकट के दावेदार बेटे अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी से बगावत कर ली और नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। तो वहीं नामांकन के दौरान पुलिस और समर्थकों में तीखी झड़प हुई। उसके बाद पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पुराने नेता हैं जिनको मैं पसंद नहीं आया कि युवा चेहरा आएगा, जन्मेजय सिंह का बेटा है, पिछड़ों में है, आगे आगे जाके इसकी राजनीति सफल हो जाएगी। तो भाई हमको जिस विधानसभा से जहाँ से लाना 14 में वो आदमी खुद देख ले कि लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो क्या, तो 14 में क्या कैसे लोग, मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, मुझे लोकल नेताओं से शिकायत है। प्रदेश लेवल पे बात मेरा पहुँचाए आज तक लोग बस एक ही शिकायत थी, पिंटू 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 क्या खराब है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।